नमस्कार साथियों, जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड ऑर्डर के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। मणिपुर हिंसा पिछले कुछ दिनों से आप इसके बारे में सुन रहे होंगे वेरियस न्यूज एजेंसी के थ्रू। मणिपुर हिंसा, मणिपुर की रहने वाली हमारी बॉक्सर मैरी कॉम, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सेव मणिपुर, मणिपुर इज बर्निंग। वहाँ के राज्यपाल और कुछ केंद्रीय मंत्री ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि मणिपुर को बचाइए, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों में 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों घर छोड़कर दूसरे राज्य में जा चुके हैं और लाखों लोग घायल हैं और हज़ारों लोग रिलीफ कैंप में हैं और करोड़ों रुपए की पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। इन सबका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मीडिया, या तो पड़ोसी देश, या हम, या तो आप। मणिपुर हिंसा का रूट कॉज जानने के लिए हमें इसके डेमोग्राफिक को जानना होगा। मणिपुर हिंसा को अगर हमें समझना है तो पहले वहाँ के पॉलिटी को समझना होगा, क्योंकि बेसिक रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को तभी हम समझ सकते हैं जब हमें वहाँ का पॉलिटी पता होगा कि वहाँ पे कैसी पॉपुलेशन में कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे किसके पास पॉलिटिकल पावर है और किसके पास पॉपुलेशन की पावर है। तो इन सब की हम बात करते हैं। यहाँ से आप डेथ देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी डेथ हुई है, कैसे वहाँ पर जलाया गया है। अब हम बात करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल के बारे में। पहली बात तो ये देखेंगे कि ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत है हमारा। यहाँ से अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाना है तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाने के लिए हमें यहाँ पे 22 किलोमीटर का एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक इसलिए भी कहा जाता है कि इसका लुक चिकन नेक जैसा भी आता है, और सेकंड इसको कहा जाता है कि चिकन की जो जान होती है वो उसके गर्दन में बसती है। जब गर्दन में जान बसती है तो इसलिए 22 किलोमीटर का है। अगर यहाँ पे किसी फॉरेन का, जैसे चाइना या बांग्लादेश या कोई भी दूसरे देश के लोग आके यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से हमारा कनेक्शन कट जाएगा, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। इसकी वजह से हमारा यहाँ पे मणिपुर होता है। मणिपुर से हमारे 3 भारतीय राज्य लगते हैं, एक नागालैंड, एक असम और दूसरा हमारा तीसरा मिजोरम, और एक लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार। तो आप ये देख सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार लगती है और 3 हमारे भारतीय राज्य की सीमा लगते हैं, एक नागालैंड, दूसरा असम और तीसरा मिजोरम। ये तो रहा हमारा, आपने इसको मैप पे देख लिया कहाँ पे है। बट यहाँ के बाद जब इनके इंटरनल मैप पे आते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है कि ये एक पूरा ये मणिपुर है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। 10% ये वैली एरिया है जहाँ पे इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, और 90% वैली एरिया है। 10% जो वैली एरिया है वहाँ पे जो है मैती कम्युनिटी रहती है, और मैती कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है वो ओबीसी एंड एससी का स्टेटस उसको प्राप्त है। जबकि कुकी और जो नागा हैं जो 90% हिल एरिया पे रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन है 40%। तो ये नागा एंड कुकी, इनकी टोटल पॉपुलेशन 40 एरिया है और 90% हिल एरिया पे रहते हैं, और जो एसटी हैं जहां पे उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 16 जिले हैं, इनका डिस्ट्रिक्ट है, इनका कैपिटल है इम्फाल, और इनकी गवर्नर है अनुसुईया, और ये चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। यहाँ पे टोटल 60 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, 1 राज्यसभा की सीटें हैं और 2 लोकसभा की सीटें हैं। ये तो आपको हमें वहाँ की पॉलिटी पता चल गई और वहाँ की आपको ज्योग्राफी पता चल गई कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। पर जो अभी मणिपुर में हिंसा हो रहा है, इसका हमें जानने के लिए हिस्ट्री ऑफ मणिपुर हमें समझना पड़ेगा कि कुकी, मैतई और नागा लोगों के बीच में लड़ाइयाँ क्यों चल रही हैं, क्यों लाखों लोग, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। मणिपुर हिंसा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे 1709 में। 1709 वो टाइम पीरियड है जब मणिपुर का नाम कांगलीपाक हुआ करता था। कांगलीपाक के राजा थे पमहीबा। पमहीबा वहाँ के जो राजा थे, उनसे कुछ दिन बाद मुलाकात होती है एक प्रीचर की, जो हिंदू धर्म में पमहीबा को कन्वर्ट करा देते हैं और मणिपुर, कांगलीपाक का नाम मणिपुर करवा देते हैं और खुद का नाम गरीब नवाज रखते हैं। जब 1709 में पमहीबा पावर में आते हैं तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अपने मणिपुर को एक्सपेंड करना चालू करते हैं। मणिपुर को जब एक्सपेंड करते हैं तो वेरियस टाइम अपने पड़ोसी मुल्क, अपने पड़ोसी देश म्यांमार पे वो अटैक करते हैं, और एट लास्ट में वो पूरा बर्मा पे अटैक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। आज का जो म्यांमार है वो पहले बर्मा हुआ करता था, इसलिए वो बर्मा को कैप्चर कर लेते हैं। बट 13 दिसंबर 1751 को पमहीबा की डेथ हो जाती है। पमहीबा की डेथ होते हुए वहाँ पर मणिपुर में वहाँ की उनकी जो
गवर्नेंस था, जो उनकी पॉलिटिक्स थी, रूल्स थे, वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे मणिपुर कमज़ोर होता जाता है वैसे वैसे बर्मा रिकैप्चर की तरफ बढ़ता है और फाइनली बर्मा 1819 में पूरी तरीके से म्यांमार को, मतलब मणिपुर को कैप्चर कर लेता है, अपने रिकैप्चर कर लेता है। 1819 में जब रिकैप्चर कर लेता है, उससे पहले ही भारत में ब्रिटिशर्स आ चुके होते हैं। भारत ब्रिटिशर्स में जब आते हैं तो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में वो बंगाल पे विजय पा लेते हैं। उस समय का बंगाल आज के बंगाल से बहुत बड़ा हुआ करता था। उस समय का बंगाल क्या कहते हैं, आज का पूरा बंगाल, बांग्लादेश और पूरा आसाम, हम हाफ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का आधा स्टेट भी बंगाल में आया करता था। तब जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल पहुंच जाते हैं। बंगाल जब पहुंचते हैं तो वहां पे उनकी पॉलिसी होती है एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रेड की, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है ट्रेड करना। ट्रेड करते रहते हैं, बट वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं उन पे वो रिवर्स अटैक करते हैं कि भैया आप हमारे सिविलाइजेशन के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं और कहते हैं कि हम आइसोलेशन और कन्वर्जन की पॉलिसी अपनाते हैं। जब ब्रिटिशर्स आइसोलेशन एंड कन्वर्जन की पॉलिसी अपनाते हैं तो ब्रिटिशर्स जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट होता है पूरी तरीके से उसको आइसोलेट करने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया से इनर लाइन परमिट जारी करते हैं। इनर लाइन परमिट उन्हीं लोग को मिलता है जो वहाँ पे जाएं और ट्रेड करें। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया से पूरा आइसोलेट हो जाता है और ट्राइबल लोगों को कहते हैं हम आपकी सिविलाइजेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं। इस वजह से जो अंग्रेज रहते हैं वहाँ पे आइसोलेशन की पॉलिसी अपना लेते हैं और कन्वर्जन की पॉलिसी इसलिए अपनाते हैं कि वहाँ पे उनको ये ना पता चल पाए कि क्या कहते हैं कि आप कितने पिछड़े हुए हैं, हम आपको अच्छा कर रहे हैं, आपको बेसिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल आपको हम जो आने वाली दुनिया में है उसके लिए आपको सिविलाइज करेंगे। ये सब उनको सपना दिखाते हैं और ये उनकी पॉलिसी रहती है। इसी बीच 1819 में जब बर्मा पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है मणिपुर को, तो मणिपुर के लोगों में दहशत फैल जाती है। तो वहाँ पर रह रही जनजातियाँ कुकी, नागा और मैतीस और बहुत ढेर सारी जनजातियाँ हैं, वो अलग अलग स्टेट में भागती हैं, जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज की ट्राइब्स हैं कुकी, मैती, नागा, ये सब सिर्फ मणिपुर में नहीं मिलती हैं। मणिपुर के अलावा बहुत सारे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे ये पाई जाती हैं। इवन हम म्यांमार में भी इनकी ट्रेसेस को देखते हैं। फिर हम बात करते हैं 1824 में। 1819 में जब बर्मा कैप्चर कर लेता है तो 1824 में क्या होता है कि वो हेल्प मांगते हैं ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ब्रिटिशर्स, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स भारत में नॉर्थ ईस्ट में आके अपने पॉलिसीज़ को दिखाते हैं, तो इसलिए वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारी मदद करेंगे। 1824 में जब ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ठीक है हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, पर हम आपको हमेशा जैसे अभी हमें बर्मा से बचा रहे हैं वैसे हम आपको आगे भी बचाते रहेंगे। इसलिए वो कहते हैं, एक लॉलीपॉप देते हैं मणिपुर को, कहते हैं कि इंटरनल मैटर्स भैया आप अपना देखिएगा और एक्सटर्नल मैटर हम आपका देखेंगे। इसलिए आने वाले टाइम में किसी भी राज्य के द्वारा आप पे हमला किया जाता है तो उसकी सारी सुरक्षा हमारी होगी। तो डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल मैटर का पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो 1824 से 26 के बीच में पहला एंग्लो बर्मा वार होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स पटक के मारते हैं म्यांमार वाले को और म्यांमार को पूरी तरीके से भगा देते हैं। 1826 में जाते ही ब्रिटिशर्स वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और 1891 में वो मणिपुर को, जो एक वैली एरिया होता है, एक हिल एरिया होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 90% हिल एरिया है और 10% वैली एरिया है। तो ब्रिटिशर्स की जब से भारत में आए थे उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी कि वो वैली एरिया में रूल करेंगे और हिल एरिया को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनका मेन मोटिव ये रहता है कि वैली एरिया पे रूल करना आसान होता है और हिल एरिया की वो कंडीशन को समझ नहीं पाते हैं, वहाँ के ट्राइब को समझना, वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो वैली एरिया पे रूल करते हैं। मैती का भी ये कहना है कि वो वैली एरिया पे ही रूल करते थे, इसलिए वैली और हिल में दो भागों में बांटा गया। उसके बाद 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि मणिपुर से ब्रिटिशर्स ने 2000 ट्राइब्स को लेके जाते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मैती हैं वो वैली एरिया में रहा करते थे। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ।
जो ये मैती हैं जो वैली एरिया में रहा करते थे और कुकी और नागा जो हिल एरिया में रहा करते थे, मैती तो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं 1917 के पहले विश्व युद्ध में, बट ना कुकीज मना कर देते हैं कि नहीं भैया हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स बहुत नाराज हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स जब नाराज होते हैं तो उन्होंने कुकीज पे अटैक किया और कुकीज को हरा देते हैं। कुकीज को जब हरा देते हैं, कुकी ट्राइब को जब ब्रिटिशर्स हरा देते हैं तो कहते हैं कि भैया अब पर उनको तब भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुकी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके विरोध में कुकी को कंट्रोल करने के लिए वो सोशल लॉलीपॉप उनको देने की कोशिश करते हैं। सोशल कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि भैया देखिए आप बहुत ट्राइब पिछड़ा हुआ है, हम आपके ट्राइब को अच्छा बनाएंगे, हम आपकी सुविधा में ये देंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज लेके आते हैं, कन्वर्जन की पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। इसी के तहत हमारा कॉन्सेप्ट आता है हुमनजू का। हुमनजू का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रिटिशर जब यहाँ पे कन्वर्ट करा रहते हैं तो उनको दिखाते हैं कि चलिए हम आपको घुमा के लेके आते हैं और देखिए क्या कहते हैं कि हमारे वहाँ का कल्चर कैसा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में नहीं कर रहे थे, वो हमारे अंडमान एंड निकोबार में, टोटल ग्लोबल साउथ में जहाँ पे काले लोग पाया करते थे, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो भी लोग साउथ के काले लोग पाए जाते थे वहाँ पे वो यूरोप लेके जाते थे। और जैसे आज के ज़माने में जानवरों को रख के, जैसे शेर, चीता, इन सबको जानवर को एक पिंजड़े में रखा जाता है, वैसे मनुष्य को वहाँ पे रखा जाता था ट्राइब्स को, और ट्राइब्स को रख के वहाँ पे लोगों को दिखाते थे देखिए वहाँ का भारत और साउथ के लोगों का कल्चर कितना गंदा है, कैसे दिखते हैं ये लोग, कैसे रहते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता था कि हमारे कल्चर कितने अच्छे हैं कितने। तो ये दिखाता है कि क्या कहते हैं प्रदर्शनी की जाती थी। सोचिए एक मानव की प्रदर्शनी की जा रही है, इतना बुरा हाल हुआ करता था अंग्रेजों के द्वारा। उसी समय जब ये सब चल रहा होता है तो उसी समय जब ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिलने वाली होती है 15 अगस्त 1947 को, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन अपने प्लान में पहले बता देती हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। उससे पहले 26 अगस्त 1947 को वहाँ के जो राजा रहते हैं मणिपुर के, बुद्ध चंद्र सिंह, वो कहते हैं कि वहाँ पे जब प्रोटेस्ट होने लगता है पब्लिक के द्वारा कि भैया यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तो 26 जुलाई 1947 को मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 लेके आते हैं। बट एक महीने बाद ही ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाते हैं। उससे पहले 11 जून 1947 को भारत के दबाव में आके, क्योंकि प्रिंसली स्टेट के पास ये रहता है कि आप पाकिस्तान में मिलिए, इंडिया में मिलिए, या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए, इसलिए 11 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कराते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मणिपुर पहले ब्रिटिशर्स के समय रहता था वैसे अभी भी रहेगा, मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और जो उनकी बाहर की पॉलिसीज है, फॉरेन अफेयर जो है वो भारत देखेगा, इंटरनल मैटर वो देखेंगे। बट जैसा कि पता है जो म्यांमार था उससे वहाँ पे थ्रेट आने लगता है, भारत को लगता है कि ये बाउंड्री पोरस है और ये म्यांमार हमारे हाथ से कभी भी मणिपुर हमारे हाथ से कभी भी जा सकता है। इन सब के चलते हुए 21 सितंबर 1949 को जब बुद्ध चंद्र सिंह जाते हैं शिलोंग में जाते हैं तो वहाँ भारत सरकार उनको हाउस अरेस्ट कर लेती है। हाउस अरेस्ट करने के बाद जब तक वो साइन नहीं करते हैं कि भैया हम मर्ज करते हैं मणिपुर को, तब तक क्या कहते हैं भारत सरकार उनको छोड़ती नहीं है। 21 सितंबर 1949 को वो मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत में पूरी तरीके से मिला लिया जाता है। जब मणिपुर को पूरी तरह से भारत में मिला दिया जाता है तो वहाँ के लोग इस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि कुकी, नागा, मैती ये कहते हैं कि ये गलत तरीके से भारत में मणिपुर को मिलाया गया है। इस वजह से आज हम देखते हैं मणिपुर में कई जगह हिंसा होती है और क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट होते हैं वो पॉपुलेशन भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आर्टिकल 371C के तहत इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है और टिल 1956 तक 1949 में जब मणिपुर को पूरी तरीके से भारत में मिला लिया जाता है, तब जब 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू होता है तब इनको पार्ट सी स्टेट में रखा जाता है जो चीफ कमिश्नर के द्वारा चलाया जाता है। बट 1956 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद 1972 में इसे फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। इन सब के बीच में वहाँ की पॉपुलेशन दिन पे दिन क्रिश्चियन की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी और जो मैतीज हिंदू थे उनकी पॉपुलेशन घटती चली जा रही थी। इसको हम एक डाटा सेंसस के डाटा के तहत देख सकते हैं। जैसे 1901 में 60% हिंदू हुआ करते थे जो बच के 8% हिंदू रहते हैं, और 1961 से 2011 के बीच में 61% जो हिंदू थे वो 41% हिंदू बचते हैं, जबकि क्रिश्चियन जो थे 19% जो रहा करते थे वो 41% रहा करते हैं बचते हैं। इन सब का कारण आता है नेहरू एल्विन एग्रीमेंट। नेहरू एल्विन एग्रीमेंट में ये कहा गया है जो एल्विन रहते हैं वो पॉलिटिकल एडवाइजर रहते हैं और वो क्रिश्चियन रहते हैं, तो वो कहते हैं
कि भैया देखिए नॉर्थ ईस्ट को अगर डेवलप करना है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उस समय भारत जब नया नया आज़ाद हुआ था वहाँ पे भारत के पास पैसे और रिसोर्सेज की कमी थी, तो जो रूल पहले ब्रिटिशर्स का चलता था वही वहाँ पे चलने दिया गया, और जो एंट्रीज ऑफ साधुस थी नागालैंड में उसको बैन कर दिया गया। इस वजह से हम देखते हैं कि दिन पे दिन वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ती चली गई है। तो ये हम कह सकते हैं जो मैतीज एंड कुकीज़ हैं, कुकीज़ भी पहले हिंदू हुआ करते थे। जब 1917 के 14 से 18 के बीच में विश्व युद्ध हुआ, उस समय उन्होंने जब अपोज किया था अंग्रेज का कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, इस वजह से वहाँ पर क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराने के लिए वो टैक्टिक अपनाएगी। मैंने इस सबकी कहानी अभी 5 मिनट पहले आपको बताई थी, तो आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आ रही होगी कि भारत से कैसे मणिपुर को आज़ाद, म्यांमार से कैसे उसको भारत में पूरी तरीके से मिलाया गया, कैसे कैसे हुआ। अब हम इसके आते हैं अभी की सिचुएशन पे। मेन रीजन क्या है, जैसे आपको समझ में आ गया कि कुकी है, मैती है और नागा है। मैती जो वैली एरिया में रहती हैं, कुकी और नागा जो हिल एरिया में रहते हैं। तो पॉलिटिकल एडवांसमेंट जो है वो मैती को मिला हुआ है। टोटल 60 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं। 60 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट होने के बाद 40 जो है वो मैती कम्युनिटी के पास है और 20 सीटें सिर्फ कुकी या नागा के पास हैं। तो 2013 में मैती लोग एक पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में कि हमें शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। 2013 से लेकर 2023 में शेड्यूल ट्राइब में हाई कोर्ट सिर्फ कहता है कि भैया हाई कोर्ट देखिए कंसीडर इंक्लूजन ऑफ मैती कम्युनिटी इन शेड्यूल ट्राइब, बस वो डायरेक्शन देता है कि भैया आप चाहे तो कर सकते हैं। कोई वो अपना रूल्स नहीं बता देता कि नहीं भैया आपको करना ही है एट एनी कॉस्ट। फिर उसके बाद मणिपुर गवर्नमेंट है इंटेंसिफाइड इविक्शन, जो हिल एरिया में है, जो इंक्रोचर्स है, जो मतलब बाहर से आके बस जा रहे थे, अभी मैं बताऊंगा म्यांमार से कैसे लोग आ जाते हैं और यहाँ रुकते हैं, उनको हटाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक इविक्शन ड्राइव अगेंस्ट इलीगल इंक्रोचर्स की तरह चलाया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन प्रॉपर्टी कल्टीवेशन, जो वहाँ पे गांजा अफीम बोया जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, उस पर बहुत तेज हमला किया। तब से वहाँ के लोग कुकी जो हिली एरियाज के थे वो पगला गए कि भैया ये क्या कर रही है सरकार, जब उनके ये सब करते हैं। देखिए मणिपुर गवर्नमेंट इंटेंसिफाइज इविक्शन ड्राइव अगेंस्ट इलीगल इंक्रोचर्स और मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्ट स्टेट टू कंसीडर। ये तो आपको मेन रीजन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके लैंड रिफॉर्म एक्ट के। लैंड रिफॉर्म एक्ट कहेंगे अभी ये क्या चल रहा था। लैंड रिफॉर्म एक्ट का मतलब ये होता है, ये मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट है कि मैती कहते हैं कि मैती कहते हैं कि भैया हमको कोई राइट नहीं है। दिन पे दिन कुकीज़ और नागा की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, हमारी पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि कुकीज़ और नागाज हैं जो आके पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये एरिया है इम्फाल, यहाँ पे जो हिल एरिया वाले लोग हैं, मतलब कुकीज एंड नागाज, ये यहाँ पे जमीन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, पर बेचारे जो मैतीज हिंदू हैं वो हिल एरिया की जमीन ना तो खरीद सकते हैं ना तो बेच सकते हैं। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 में बताया गया था। आप समझ सकते हैं ना कि मैती वाले कुकी और नागा की जमीन नहीं खरीद सकते हैं हिल एरिया की, बट यहाँ पे जो है हिल एरिया वाली जमीन जो है कुकी या नागा, वो वहां की इम्फाल वैली की जमीनें खरीद सकते हैं, वैली की जमीन खरीद सकते हैं। फिर हम आते हैं लोकर कमेटी। लोकर कमेटी में यह बताया गया है कि किसको 1965 में लोकर कमेटी आती है, उसमें यह बताया जाता है कि किसको हम शेड्यूल ट्राइब में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। तो इसमें कहा जाता है 5 चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि प्राइमेटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, जोग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। इन सब का हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो 1965 में 5 चीजें बताते हैं कि ये जिस चीजों के पास रहेगी उसको रखा जाएगा शेड्यूल ट्राइब में, बट इन सबको इतनी आसानी से नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर लास्ट अथॉरिटी रहेगा प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के कहने से कुछ नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे तब तक किसी भी ट्राइब को, किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में नहीं रखा जा सकता है। इन बात को समझना होगा। फिर सिविल वॉर इन म्यांमार। अब हम सोचेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मैती लोग इतना ज़्यादा वो क्यों कर रहे हैं भैया। मैती लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो लगता है, म्यांमार मणिपुर का बॉर्डर शेयर करता है। तो मणिपुर और म्यांमार का जो बॉर्डर है बहुत पोरस है, वहाँ पे लोग आसानी से आ जाया करते हैं। बट 2021 से पहले वहाँ की जब जनता गवर्नमेंट हुआ करती थी तब इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। दिक्कत तो थी पर इतनी दिक्कत नहीं थी। बट सिविल वॉर इन म्यांमार, तख्ता पलट कर दिया जाता है
डिस्टेबलाइजेशन आता है, आंग सान सू की जो थी वहां की, उनको हटा दिया जाता है वहां की आर्मी के द्वारा, और वहां पे आर्मी का रूल आ जाता है, रूल ऑफ आर्मी। और फिर जब आर्मी का रूल आ जाता है तो पूरे देश विदेश से वहां पे सैंक्शन लग जाता है। तो म्यांमार पे जब सैंक्शन लग जाता है तो वहां की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है, वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धड़ाम से गिरती है। तब वहां की जब अर्थव्यवस्था गिर जाती है, जब खाने को लोग नहीं रहता, आर्मी जनता का रूल हो गया, वहां पे लोग मारे जाते हैं, तो वहां से लोग भागकर म्यांमार आ रहे थे, वहां के लोग भागकर मणिपुर आ रहे हैं, मणिपुर आने लगे। फिर वहां से जब मणिपुर वहां से आने लगते हैं कुकी लोग, तो उनके पास ना खाने को था, तो उनके पास AK-47 बंदूकें, टेररिस्ट, इंसर्जेंसी, ये सब करते थे। वो जब यहाँ कुकी भारत में मणिपुर में आने लगे तो कुकी की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी और वो वैली एरियाज में आने लगे। इस वजह से और भी चीज़ें हैं, तो कुकी टेररिस्ट एंड इंसर्जेंसी इंक्रीज होती है। अभी की रिपोर्ट ये बताती है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट सब कमेटी फॉर्म की थी, जिसके थ्रू 2187 इलीगल इमिग्रेंट्स ने टेक शेल्टर लिया है मणिपुर फॉलोइंग द मिलिट्री जंटा रूल। तो जैसे मैंने बताया कि 2187 लोगों को तो गवर्नमेंट ने फाइंड कर लिया है ना, कितने लोग आए थे। अब सोचिए 2187 से कितने ज्यादा हजारों लोग आए होंगे, तभी तो ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही मणिपुर में, इसको रोकना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं, गोल्डन क्रेसेंट ट्रायंगल क्या है भैया। वहां पे गांजा और अफीम की बहुत खेतीबाड़ी होती है, जैसे लाओस, म्यांमार और थाईलैंड यहाँ पे है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान यहाँ पे खूब ज्यादा गांजा और अफीम पैदा की जाती है, जिस वजह से भारत में भी मणिपुर को भी प्रोड्यूसिंग बनाने की कोशिश की जा रही है कि भैया गांजा अफीम के लिए प्रोड्यूसिंग बनाया जाए। अभी तक तो वहां डिलीवर्ड किया जाता था इनके थ्रू, बट अब प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में ये बात बताई गई है। फिर हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन को पहली बात तो ट्रिगर नहीं करना चाहिए था, लोगों को इतना पढ़ा लिखा, सरकार को वहां पे एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट करना चाहिए कि उनको अपने राइट्स का पता हो कि हाई कोर्ट के कहने से कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद स्टेट रिकमेंड करेगी। फिर हम बात करेंगे जो पॉपी कल्टीवेशन वहां पे हो रहा है वो अदर मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जो वहां पे गांजा अफीम बोया जा रहा है उसको सरकार को ध्यान में रखते हुए उनको दूसरा कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना चाहिए। मणिपुर का बॉर्डर को प्रॉपरली फेंस करना चाहिए, जो म्यांमार का बॉर्डर है उसको प्रॉपरली उसकी बैरिकेटिंग करनी चाहिए कि आवाजाही आसानी से ना हो पाए। एट लास्ट जब ये सब भी काम ना आए तो 10 बार प्रेसिडेंट रूल तो लग ही चुका है 1951 से 2019 तक, तो फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए और आस पर लेके आना चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिया और चाइना और पाकिस्तान सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड को पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल है उनको भी लेना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए गवर्नमेंट को। और वी शुड कीप आवर डिफरेंसेस असाइड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन वन एरिया एंड वी नीड टू सेंसिबल हैंडल सेंसिटिव इशू। हमें अपने डिफरेंसेस को अलग रख देना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सेंसिटिव इशू को हमें सेंसिबल तरीके से हल करना चाहिए। अब हम आज की बात करते हैं क्वेश्चन में, व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वायलेंस बिटवीन मैती एंड द कुकी कम्युनिटी इन मणिपुर, व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू रिस्टोर पीस एंड हार्मनी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये 200 वर्ड का है, ये आपको करना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीचे दिया गया है लिंक है, वहां पे आप इस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए रिव्यू करूंगा और जो भी चीज़ें होती रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं आप लोग भी प्रे करिए जल्द से जल्द मणिपुर की हिंसा शांत हो जाए और हमारा भारत देश का जो एक अभिन्न हिस्सा है मणिपुर वो पीस एंड हार्मनी रिस्टोर कर पाए, यही है। अगर इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आगे आती हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।